गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या लिखी हुई है। मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। FCUW 2024 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कहने का मतलब कि जो विगत वर्ष में DGMS के एग्जामिनेशन में वर्किंग सब्जेक्ट की हुई है, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको सामने लेकर के आया हूं, जो कि पिछले वीडियो में वर्किंग का 8 नंबर तक का वीडियो क्वेश्चन को अपलोड कर चुका था उसके सॉल्यूशन के साथ। अभी आपके सामने 9 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे और उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आपको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबा रहिए फ्रेंड्स, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सके हर वीडियो की सीरीज को देख करके, और एग्जामिनेशन में पास करके सर्टिफिकेट गेन कर सके, प्रमोशन पा सके, साथ ही नए जॉब की तलाश में है तो वो जॉब पा सके। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग इन HEMM वर्क प्लेस? HEMM वर्क प्लेस पर कौन सी स्टैंडर्ड की लाइटिंग होनी चाहिए? जैसे HEMM वर्क प्लेस हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी वर्क प्लेस की बात करते हैं तो ओपन कास्ट माइंस में आपको जो लाइटिंग की जाती है उस संबंध में आपके दिमाग में जाती होगी। तो ये जो स्पष्ट विजिबिलिटी के लिए मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। ये जो आपको दिखाई दे रही है GSR 981, जो कि रेगुलेशन 178 स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग के तहत ये जो है दी गई है जनरल स्टैट्यूटरी रूल, उसके फर्स्ट रो में ही वर्क प्लेस ऑफ HEMM मैनुअल वर्क प्लेस जो दी गई है 15 लक्स हॉरिजॉन्टल और 25 लक्स वर्टिकल। तो ये तो प्रश्न आप टिक लगा देंगे 15 लक्स हॉरिजॉन्टल 25 लक्स वर्टिकल, लेकिन आपकी तैयारी यहां पूर्ण नहीं होती जब तक ये टेबल के सभी जो रो दिखाई दे रही है आप याद नहीं कर लेते। तब तक जो है आपका 3 से 5 प्रश्न जो हर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है वो आप कर लेंगे। तो ये टेबल आप याद करिए और क्वेश्चन का आंसर को 3 से 4 क्वेश्चन को पक्का कीजिए। तो आप यहाँ पर आंसर ये को टिक लगा लिए हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग इन वर्कशॉप एट सरफेस? सरफेस में जो वर्कशॉप रहती है उसके जगह पर क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा 40H, बी कह रहा 30H 20V, सी कह रहा 100H 50V, डी कह रहा 50V 100H, नन ऑफ दी अबव। तो यहां पर आपको जो सरफेस में वर्कशॉप होती है जहां पर लाइटिंग की जब बात करते हैं तो सबसे अधिक स्टैंडर्ड की लाइटिंग यहां पर व्यवस्था की जाती है। अगर मैं आपको ये जो रिफरेंस दी हुई है GSR की और साथ ही जो है ये जो GGMS सर्कुलर की 2016 की जो सर्कुलर 7 है, तो इसमें जब आप देखते हैं तो इसमें आपको जो रो नंबर कौन सी है जिसमें हम लोग बात करते हैं रो नंबर 7, तो ये रो नंबर 8 में इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन वर्कशॉप है 100H और 50V। यहाँ पर ये बात करें या फिर यहाँ पर भी बात करें आप 100H जो कि 8 नंबर रो में ही दिया हुआ है, दोनों में 8 नंबर रो में ही दिया हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन सरफेस वर्कशॉप होती है वहां 100 लक्स हॉरिजॉन्टल और 50 लक्स वर्टिकल की बात करते हैं। तो यहां पर आपने ये सी आंसर को टिक लगा देंगे 10वां का। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 11 कही गई है। तो ये व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग इन रैंप इन ओपन कास्ट माइन? ओपन कास्ट माइंस में जो रैंप होती है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग ऑप्शन ए कह रहा है 10H, बी कह रहा है 20H, सी कह रहा है 15H 20V, डी कह रहा है 20V, नन ऑफ द अबव। तो इस संबंध में हम लोग एक रैंप का नाम सुनने के साथ ही CMR कोल माइंस रेगुलेशन 101 दिमाग में आती है, साथ ही GSR 976 का 7 ध्यान में आना चाहिए, जिसमें कि इस संबंध में सर्कुलर की जो DG साहब है, जो प्रशांत कुमार सरकार साहब हैं, उन्होंने ये दी गई है, जिसका हम लोग अगर जो रैंप है जिसमें GSR 81 का जिसमें 7वां नंबर का जो सब रेगुलेशन है उसमें ये बात कही गई है कि 1/10 से इसकी ग्रेडेड अधिक नहीं होनी चाहिए। ये तो सभी को याद रखे होंगे, लेकिन लेंथ इसकी ध्यान में रखनी है कि ये 50 मीटर वन स्ट्रेच में 50 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा तो ये बात हो गई। अब तीसरी बात हो गई कि इस पर केवल क्राउलर माउंटेड मशीन ही चलेगा, ये जो डंपर एक्सेट्रा होती है वो नहीं चलेगा, जिसमें लिखा है ग्रेडियंट ऑफ रैंप शैल नॉट बी स्टीपर देन 1/10 एंड इट्स लेंथ शैल नॉट बी मोर देन 50 मीटर एट वन स्ट्रेच। रैंप शैल बी यूज्ड फॉर द क्राउलर माउंटेड मशीन ओनली एंड नॉट फॉर द टायर माउंटेड मशीन। तो स्लाइड शो के तहत मैं यहाँ जो बड़ा कर दे रहा हूं ताकि और स्पष्ट विजिबिलिटी हो जाए। तो ये जो आपको 7वां नंबर में पढ़े उसको पढ़ करके ध्यान में रखिए।
तो इस तरह से रैंप में जब बात करते हैं तो ये जो आपका ओपन कास्ट का जो GSR 981E दिया हुआ है, इसमें किसी भी रो में आपका रैंप का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन रैंप जनरली हम लोग को बेंच में बनती है, और वो किसके लिए होती है, तो जो डोजर होता है या सॉवेल होती है, एक बेंच से दूसरे बेंच में हम ले जाने के लिए करते हैं, तो उसके लिए रैंप बनाते हैं, और ये उस पर डंपर नहीं चढ़ती। ये एक विशेष तौर से बता दिया गया है हमारा जनरल स्टैट्यूटरी रूल में। तो यहाँ पर वर्क प्लेस ऑफ HEMM जो बात करते हैं, HEMM जो क्राउलर माउंटेड मशीन है अपना HEMM ही होती है, चाहे सॉवेल हो चाहे डोजर हो। तो ये इस तरह से आप 15H और 20V ही आप टिक लगाएंगे, C नंबर को टिक लगाइए फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का है, व्हेन रो टू डिसकंटिन्यूटी इंटरसेक्ट इन बेंच ऑफ ओपन कास्ट माइंस देन पॉसिबल फेल्यूर टाइप इज। कहने का मतलब कि अगर ओपन कास्ट माइंस में दो डिसकंटिन्यूटीज क्या होती है, एक हम लोग जो हमारे सामने जो बेंच दिखाई देता है या अंडरग्राउंड माइन का रूफ रॉक दिखाई देता है, उसमें लेयर बाय लेयर जो सेडिमेंट्री रॉक होती है लेयर बाय लेयर पाई जाती है। एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो गैप होता है, जो फाइन गैप होती है, जिसी को लाइन कहते हैं, और वो लाइन ही हमारा डिसकंटिन्यूटीज कहलाता है। अगर ये डिसकंटिन्यूटीज एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ टू डिसकंटिन्यूटी इंटरसेक्ट करने पर ये वेज फेल्यूर उत्पन्न होती है। टॉपलिंग नहीं देंगे, प्लेन वेज फेल्यूर नहीं देंगे, प्लेनर फेल्यूर नहीं देंगे, वेज फेल्यूर हम लोग देंगे। आंसर डी को आप टिक लगाएंगे, टू डिसकंटिन्यूटी इंटरसेक्ट करता है। तो उसके अलावा ये जो चारों फेल्यूर हैं जो बेंच में फेल्यूर का बताते हैं, तो ये चारों फेल्यूर को ध्यान में रखना होगा, जैसे 3D पिक्चर में भी दिखाई दी गई है। और इसकी वीडियो आप जैसे ही आप बोलेंगे बेंच फेल्यूर और मिस्टर सर माइनिंग क्लास, तो उसमें आपको निकल जाएगी। इसकी चारों का डिटेल आपको फिगर के साथ, डायमेंशन के साथ बता दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्लेनर फेल्यूर जब फेस जो दिखाई देती है, फेस की जो हाइट होती है ओपन कास्ट माइंस में, उसके पैरेलल में अगर कोई डिसकंटिन्यूटीज गई है, फॉल्ट गया है, या कोई जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस गई हुई है, तो रॉक के अपने प्रेशर और जो मशीनें चलती हैं उसके प्रेशर के चलते ये जो लाइन होती है, वहां से जो बेंच का सामने वाला पोर्शन, फेस से सामने वाला पोर्शन, डिसकंटिन्यूटी से बेंच के सामने वाला पोर्शन स्लाइड डाउन होकर के नीचे गिर जाती है, जिसको आप जो है प्लेन फेल्यूर बोलते हैं। और ये वेज फेल्यूर बता ही दिया। प्लेनर फेल्यूर में क्या होती है, बेंच का जो टॉप होता है, यहां पर हम लोग बात करते हैं बेंच के टॉप में जो हमको दिखाई देती है डिसकंटिन्यूटीज या फॉल्ट दिखाई देती है, तो उसके बेंच के टॉप में फेस की जो चौड़ाई होती है उसके अलोंग अगर कोई गई हुई है, तो वहां पर वो जो रॉक होती है, पहला ऊपर वाला फेल होता है, फिर उसके नीचे वाला पोर्शन फेल होता है, उसी के साथ ही उसके पीछे वाला भी पोर्शन जो है फेल होता है। तो ये टॉप दर बाई दर फेल होने ही टॉपलिंग फेल्यूर कहलाता है। और ये एक चौथी फेल्यूर है जो सर्कुलर फेल्यूर कहलाती है। सर्कुलर फेल्यूर में सर्कल के शेप से जो है बेंच का डिसकंटिन्यूटीज और अन्य जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के चलते फेल्यूर होता है, या वीक रॉक के चलते होता है। तो ये आप देख लिए कि डी नंबर बेस फेल्यूर आप टिक लगा लिए। क्वेश्चन नंबर 39, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस इन 4 हेडिंग डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट। 4 हेडिंग डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस कितनी होगी, इसकी भी जनरल वीडियो आपकी डली हुई है मिस्टर सर माइनिंग क्लास में, कि नंबर ऑफ फेसेस इन एन नंबर ऑफ हेडिंग इन डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है 9, 10, 11, 12, नन ऑफ द अबव। तो इसको समझने के पहले ये जो आपको डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट होती है, उस डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में कितने हेडिंग का आपने चला रहा है, जैसे कि एक हेडिंग ये हो गई, दूसरी हेडिंग हो गई, तीसरी हेडिंग हो गई, चौथी हेडिंग हो गई। आपके प्रश्न में 4 हेडिंग का डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, 4 हेडिंग डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। तो ये इसमें आप जब ड्रॉ करते हैं, जिसके इस पार जो है आपका क्या होता है, पैनल बैरियर होता है, इधर भी क्या होता है, पैनल बैरियर होता है। तो ये पैनल बैरियर जो होती है, इसमें आप ये अगर इस डायरेक्शन में अगर आपका डीप है, तो यहाँ पर आपने डीप राइज का गैलरी चला करके इस तरीके से आप डेवलपमेंट करते जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आप डीप चलाना चाहते हैं, तो डीप तो चला सकते हैं लेकिन राइज नहीं चला पाते। तो यहाँ पर आप एक फेस जो है लेवल चलाते हैं और यहाँ जो है आप डीप चलाते हैं। उसी तरह से और वैसे मैं कह दूं कि फॉर्मूला जो है 3n -
3n-2 ये फॉर्मूला होती है क्या चीज, नंबर ऑफ फेस इन एन हेडिंग डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें बोर्ड एंड फिलर में जो ये 3n-2 है, इसके तहत जो आप निकालते हैं तो 4 हेडिंग जैसे ही बोला तो 3 into 4 कर दिया -2 हो गया। तो इस तरह से 4 दिया 12 - 2 यानी कि 10। आंसर तो यहाँ पे 10 होगी, लेकिन इसको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे आप देखिए, कई पुस्तकों में ये फार्मूला की जगह पे कोई और फार्मूला दी हुई है जो गलत होगी। मैक्सिमम नंबर फेसेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर फेसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपने 2 फेस, यहाँ पर आप केवल क्या चला रहे हैं, 2 ही फेस मिलेगी। उसी तरह से यहाँ पर भी एक राइज फेस मिलेगी और एक जो है लेवल फेस मिलेगी। तो यहाँ पर भी 2 फेस होगी। और जब यहाँ की बात करते हैं तो एक जो है राइज फेस, एक डीप फेस और एक लेवल फेस, यहाँ पर 3 फेस मिलेगी आपको। और यहाँ पर भी आपको राइज फेस, डीप फेस और लेवल फेस 3 फेस मिलेगी। तो इस तरह से 3 3 6 2 8 2 10 फेस आपको मैक्सिमम मिलेगी। इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया कि जो 3n-2 है वो फॉर्मूला राइट है और उसी आधार पर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस निकालेंगे। तो इस तरह से जो स्क्रीन में दिखाई दे रही, मैंने स्क्रीन शेयर किया और आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 जो दी है, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस इन 4 हेडिंग डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट इज क्या होगी, बी नंबर आंसर टिक लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ डस्ट इन योर माइन ऑफ इफ सिलिका इज 10% फाउंड इन 12 आवर बेसिस सैंपल टेकन। तो 12 घंटे पर बेसिस पर जो है आपको सैंपल ली जा रही है, क्या के लिए, एयरबर्न डस्ट, हवा में उड़ने वाली डस्ट की मात्रा जानने के लिए। हवा में उड़ने वाली डस्ट की मात्रा जानने के लिए आपको क्या करते हैं, ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर से जो कि फिक्स्ड पॉइंट सैंपलिंग कहलाती है, या पर्सनल डस्ट सैंपलर से जो कि पोर्टल टू पोर्टल गले में लटका करके पोर्टल टू पोर्टल सैंपलिंग करते हैं, ऑपरेटर के गले में लटका देते हैं। माइनिंग सरदार ओवरमैन भी अपने गले में लटका करके सैंपलिंग करने का काम करते हैं, जहां से डस्ट जन्म लेती है। तो आपको यहाँ पर जो सीएमआर आपको क्या 143 का 2 नंबर में जो है परमिसिबल लिमिट ऑफ डस्ट की बात किया गया, परमिसिबल लिमिट ऑफ डस्ट की बात किया गया है। तो यहाँ पर जो आपको लिखी गई है एयरबर्न डस्ट का परमिसिबल लिमिट, पहला बात तो 8 आवर बेसिस को आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो 8 आवर बेसिस उसी पर प्रश्न पूछी गई है। तो 8 आवर बेसिस की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या कही गई है, 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होने चाहिए। इफ सिलिका SI, जिसको हम लोग SiO2 भी कहते हैं, सिलिका SiO2 जो होती है वो कितना से 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपके प्रश्न में क्या कह दिया है कि ये 10% है। SiO2 क्या है, SiO2 जो जहर कहलाती है, सिलिका कहलाती है, वो 10% है। और तो उस केस में आपका बन जाता है फॉर्मूला, क्या बनता है कि परमिसिबल लिमिट PL बराबर 10 सिलिका परसेंट आप कहते हैं, 10 सिलिका परसेंट कहते हैं। ये फॉर्मूला बनती है किसके तहत, जो रेगुलेशन में कही गई है सीएमआर आपको 143 का 2 में। तो यहाँ पर आप 10 सिलिका परसेंट अगर करते हैं तो सिलिका परसेंट ये जो है आपको 10 हो जाएगी। और 10 करने का मतलब कि 1 आ रहा है। तो यहाँ पर 1 तो आती क्या, PL 1% PL आती। लेकिन ये किस बेसिस पर है, 8 आवर बेसिस पर है। यहाँ 1 भी राइट आंसर नहीं होगी। अब यहाँ पर आप बात करेंगे किस चीज का, कि ये प्रश्न जो दी गई है आपका, जो मैं पढ़ा प्रश्न, उसमें 12 आवर बेसिस पर है। तो 12 आवर बेसिस की बात है, कहने का मतलब जो आप सैंपल लेते हैं ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर से, उसमें इस तरीके का फिल्टर पेपर होता है जो 8 घंटे का जो हवा में उड़ने वाली डस्ट होती है इसके ऊपर एक्यूमुलेट होती है। लेकिन यहाँ प्रश्न में आपके 12 आवर की बात कही गई है। तो यानी कि 1.5 जो कहते हैं 1.5 टाइम्स जो है बढ़ गया है, 1.5 टाइम्स बढ़ गया है, मतलब कि 4 घंटे और आपने इसमें डस्ट जमा करने का काम करवा दिया है। तो 4 घंटे और जुड़ जाएगी, जिसके चलते 1% अभी आपको 8 आवर में आ रही है और इसका आधा करेंगे तो 0.5% हो जाएगी। तो इस तरह से 4 आवर वाला जो है और जुड़ करके 1.5% इसकी परमिसिबल लिमिट होगी। तो आंसर में जो भी दिया होगा 1.5% से परमिसिबल लिमिट अधिक नहीं होनी चाहिए।
अगर आपको ये समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, मैं फिर से आपको जो है समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस तरीके से कैसे जो है निकालते हैं परमिसिबल लिमिट 8 आवर बेसिस, 12 आवर बेसिस और सिलिका परसेंट के आधार पर। तो यहां पर जो आपको ऑप्शन दी गई है 1%, 2%, 0.75%, 0.5%, इसमें से कोई जो है आंसर नहीं होगी। कहने का मतलब ई नंबर आप टिक लगाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन 14 कर लिया। क्वेश्चन 15, इसके आगे की वीडियो को मैं कल अपलोड करूंगा, लेकिन 15 नंबर हम लोग कर लेते हैं। क्या करें, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ टोटल डस्ट इन रिक्वायर्ड फॉर स्टोन डस्ट बैरियर इन डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट इफ गैलरी साइज इज 4.2 into 2.5 मीटर इन डिग्री सेकंड गैसी माइंस। डिग्री सेकंड गैसी माइंस है और गैलरी की साइज जो है 4.2 मीटर चौड़ा है, 2.5 मीटर ऊंचा है। और साथ ही ये पूछ रहा है कि डिग्री सेकंड गैसी माइंस में व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ टोटल डस्ट इन रिक्वायर्ड इन स्टोन डस्ट बैरियर इन डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट। तो ये 4225 केजी है, 4205 केजी है, सी जो है 4095 केजी है, डी 4905 केजी है, ई नन ऑफ द अबव। तो आंसर छिपी हुई है यहाँ जीएसआर 979 का 1.2 में रेगुलेशन 146 के तहत लिखी गई है रेफरेंस, और इसमें आपको 1.2 और 2.7 दिखाई दे रही है। आप जैसे ही स्टोन डस्ट बैरियर ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास जनरल यूट्यूब में बात करते हैं तो वहां पर उसके फिगर के साथ आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। उस वीडियो को देखिए और इस आंसर को देने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आती तो इस प्रश्न का आंसर और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स इसका के रूप में आप आंसर जरूर दीजिए, नहीं तो इसकी वीडियो को फिर से मैं कल समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।